हल्ला काहे करने लगते? चलिए, हैप्पी बर्थडे। किसका हैप्पी बर्थडे है? मेरा मेरा ठीक है, चलिए दोस्तों, रोशन सर का है। ठीक है, वैसे हम बर्थडे वड्डे सब मनाते नहीं हैं। ठीक है, एक बार आदमी पैदा हो गया, बार बार पैदाइशी का जश्न मनाइए। ठीक ठीक नहीं, अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। चलिए, लेकिन मानता है बर्थडे मनाने का प्रचलन। अरे घुमा दीजिए, थोड़ा उसको घुमा दीजिए उधर। जा रही है आवाज? ओके, आइए। न बर्थडे मनाने का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोगों के जमाने में, मतलब जब थे उस अवस्था में, अब तो हम लोग की अवस्था ढल गई है। ठीक है, तो उस अवस्था में बहुत कम, मतलब बहुत कम सुनने को मिलता था कि बर्थडे है, ये है, वो है। अब तो रोज ये सुनने को मिलता है। ठीक है, मतलब हर 10 दिन के बाद एक इनविटेशन मिलते रहता है, बर्थडे है आ जाइएगा। हाँ, हर घर में हो रहा है, वो भी साल में 3-4 है। नहीं, हल्ला मत करिए, सुनिए। लेकिन बर्थडे का एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि अब बर्थडे मनाते मनाते गिफ्ट देने का प्रचलन बड़ी गलत है। नहीं जी, ठीक है, हमको तो कभी इनविटेशन आता, हम तंग हो जाते, अब गिफ्ट क्या ले। कम बहुत आदमी तो कार्ड छपवा कर भेजवाता है। चलिए एक बार छपवा दीजिए, नोट में लिखवा दीजिए, गिफ्ट नहीं लाना है। ठीक है, आइए दोस्तों, क्लास काफी दिन बंद रह गया। नहीं जी, आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे मोशन का, यानी गति और गति का नियम भी पढ़ेंगे। गति क्या है, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर का नाम। तो आइए सबसे पहले मोशन को समझते हैं, गति को समझते हैं। गति को समझने से पहले आप वास्तविक स्थिति को समझिए कि हर वस्तु हर क्षण गतिशील है। हर वस्तु हर क्षण गतिशील है। क्यों? तो हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं वह ग्रह ही गतिशील है। अब सामान्य अर्थों में यह जानते ही होंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है कि ना? तो वास्तविकता यह है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ स्थिर है ही नहीं। हर चीज हर क्षण क्या है, गतिशील है। आपको कोई भी वस्तु स्थिर नजर आती है, लेकिन वास्तविकता है कि क्या वो स्थिर है? नहीं, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास कर रहे हैं, हम जिस ग्रह पर निवास कर, अर्थात हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, वो पृथ्वी खुद गतिशील है। और अगर पृथ्वी खुद गतिशील है तो पृथ्वी पर स्थित हर पदार्थ, हर सजीव हर क्षण गतिशील होगा कि नहीं होगा? तो जब हम फिजिक्स में गति पढ़ते हैं तो कुछ उसे और तरीके से पढ़ते हैं। अब वास्तविकता कुछ और है, और वास्तविकता यह है कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, वो हमेशा क्या बना हुआ रहता है? गतिशील बना हुआ रहता है।
पृथ्वी पर स्थित हर चीज हमेशा गतिशील बना हुआ है, क्योंकि स्वयं पृथ्वी ही क्या बनी हुई है? गतिशील बनी हुई है। स्थिर यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट की जो अवधारणा है, यानी कि एकदम स्थिर पूरी तरह से कुछ भी नहीं है इस संसार में, हर चीज गतिशील है। तो फिजिक्स में जो हम गति पढ़ते हैं, इस गति का मतलब कुछ और गतियों से होता है जिसको हमें समझना है पहले। लेकिन गति से पहले हमें समझना पड़ेगा रेस्ट को। रेस्ट क्या है? रेस्ट यानी क्या? विराम। रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड पद है, रिलेटेड टर्म है। तो पहले आइए कि इसको समझ लेते हैं कि रेस्ट क्या है, और जब हम रेस्ट को समझ लेंगे तभी पता चलेगा हमें मोशन क्या है। तो आइए पहले इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं, रेस्ट और मोशन क्या है। लेकिन वास्तविकता क्या है, आप समझ गए ना? वास्तविकता यह है कि कोई भी चीज रेस्ट में है ही, हर वस्तु हमेशा किस अवस्था में है? क्योंकि पृथ्वी ग्रह ही क्या है, इसीलिए पृथ्वी ही अगर गतिशील है तो उस पर स्थित हर चीज हमेशा गतिशील रहेगा। तो हम जब फिजिक्स में रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इसको समझने के लिए एक रिफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एक रिफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक संकेत बिंदु की जरूरत पड़ती है, और उस संकेत बिंदु को लेकर ही हम किसको समझ सकते हैं? रेस्ट को और मोशन को। यानी कि बिना संकेत बिंदु या कोई वस्तु को सापेक्ष में लेकर ही हम रेस्ट को भी समझ सकते हैं और मोशन को। अगर रिफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे तो हम मोशन और रेस्ट को सही तरीके से नहीं समझ सकेंगे। आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ट्रेन चल रही है और उस पर आदमी 10-15 आदमी बैठा हुआ है। आप बाहर से खड़ा हैं, आप बाहर से खड़ा होकर आपको लगेगा, आप कहिएगा कि ट्रेन पर बैठा आदमी गतिशील है। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन ट्रेन में बैठा आदमी कह रहा है कि नहीं तुम गतिशील नहीं है, तुम स्थिर है, तुम हमारे बगले में तो बैठा है, तुम तो स्थिर है। आप बाहर से कह रहे हैं कि वो गतिशील है, अब व्यक्ति जो बैठा वो कह रहा है कि नहीं गतिशील कहां, ये तो स्थिर है। अब हम कैसे समझाएंगे कि क्या है स्थिति? आप समझे कि नहीं? एक ट्रेन गतिशील है और उसमें कुछ आदमी बैठा हुआ है। अब ट्रेन के बाहर जो व्यक्ति है वह कहेगा ट्रेन में बैठा व्यक्ति गतिशील है, लेकिन उसी गतिशील व्यक्ति को ट्रेन में बैठा दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं ये गतिशील नहीं है, बल्कि क्या है, यह स्थिर है। अब हम किसको माने? हम क्या किस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये वास्तव में क्या है, रेस्ट में कि मोशन में है? बाहर का व्यक्ति कह रहा है कि गतिशील है, जबकि ट्रेन में बैठा व्यक्ति कह रहा है गतिशील नहीं, ये स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में हम समझने के लिए लेंगे क्या? एक रिफरेंस पॉइंट। अगर रिफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी असुविधा उत्पन्न हो जाएगी। अब बाहर से जो व्यक्ति कह रहा है, बाहर का व्यक्ति जो ट्रेन के बाहर है वह कहेगा कि हमारे सापेक्ष ट्रेन में बैठा व्यक्ति क्या है, गति है। ट्रेन में बैठा व्यक्ति कहेगा कि बाहर के व्यक्ति के सापेक्ष तुम गतिशील है, हमारे सापेक्ष तुम क्या है। अब कहिए कि अगर इसमें हम रिफरेंस पॉइंट को ना ले, रिफरेंस पॉइंट मतलब जिसके सापेक्ष में आप ये बता सके कि गतिशील है कि स्थिर है, अगर रिफरेंस पॉइंट यहां नहीं लेंगे तो ट्रेन में बैठा व्यक्ति की सही स्थिति मालूम पड़ेगा। तो रेस्ट और मोशन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरत है आप एक रिफरेंस पॉइंट ले लीजिए, एक संकेत बिंदु ले लीजिए, और उस संकेत बिंदु के आधार पर आप तय कीजिए कि वस्तु विराम में है या वस्तु गति में। अगर संकेत बिंदु नहीं लीजिएगा तो एक ही व्यक्ति कभी किसी को विराम में लग सकता है, वही वस्तु कभी किसी को गति में लग सकता है। क्लियर है? बात समझे कि नहीं? इतनी बात समझे कि ना? तो गति और विराम को समझने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? रिफरेंस पॉइंट एक कांस्टेंट बॉडी है जो एक जगह पर खड़ा है। अब आइए कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु या जब कोई बॉडी संकेत बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने गति को बदलते रहता है, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को यानी पोजीशन को बदलते रहता है, तब माना जाता है वो क्या है? एक वस्तु किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष अपनी स्थिति को समय के साथ बदलते रहता है तो माना जाता है कि वस्तु किसमें है। और अगर कोई वस्तु रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता है तो तब उसे क्या माना जाता है? विराम में माना जाता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि मान लीजिए कि एक पेड़ है यानी एक वृक्ष है और वृक्ष यहां हमारा क्या है? संकेत बिंदु। यहां पर एक बस है, यहां पर एक बस है। बस पहला सेकेंड पेड़ के सीध में था, अगला यानी कि दूसरा सेकेंड बस यहां पर आ गया, तीसरा सेकेंड बस यहां पर आ गया, चौथा सेकेंड बस यहां पर आ गया। ठीक है, अब इस स्थिति में आपसे पूछेगा कि बस किस स्थिति में है? किसके सापेक्ष? पेड़ के सापेक्ष बस किस स्थिति में है दोस्तों? गति की स्थिति में। क्यों? तो समय के साथ इसके स्थिति में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा। पहला सेकंड में एकदम पेड़ के सीध में, अगला दूसरा सेकंड में वह बस पेड़ के कुछ आगे निकल चुका है, तीसरा सेकंड वह पेड़ के कुछ और आगे निकल चुका है, चौथा सेकंड वह पेड़ के कुछ और आगे निकल चुका है। और आप क्या देख रहे हैं कि समय के साथ पेड़ के सापेक्ष इस बस के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब बस गतिशील है। और किसके सापेक्ष गतिशील है? वहीं इस पेड़ के सापेक्ष बस मान लीजिए यहां पर है, पहला सेकेंड में भी यहीं पर है, दूसरा सेकेंड में भी यहीं पर है, तीसरा सेकेंड भी यहीं पर है, चौथा सेकेंड भी यहीं पर है। तो समय बढ़ता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, लेकिन बस के स्थिति पेड़ के सापेक्ष बदल रहा है, बदल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यह बस क्या है? क्या है? किसके सापेक्ष? अब अगर हम इसमें पेड़ ही नहीं ले अर्थात रिफरेंस पॉइंट ही नहीं ले तो क्या हम गति को या फिर विराम को समझ सकेंगे ठीक तरह से? नहीं। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो गति या फिर विराम को समझने के लिए सबसे पहले रिफरेंस पॉइंट को लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति अगर गतिशील है तो हो सकता है किसी के सापेक्ष वह स्थिर हो जाए। बिना रिफरेंस पॉइंट लिए हम गति यानी कि रेस्ट और मोशन को समझ नहीं सकते। तो अब इसी आधार पर हम गति और विराम को परिभाषित करते हैं। गति मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु किसी संकेत बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति को बदलते रहता है तो वह वस्तु गतिशील माना जाता है। जब कोई वस्तु किसी संकेत बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव लाते रहता है तो माना जाता है वस्तु क्या है? और जब कोई वस्तु संकेत बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाता है तो उसे माना जाता है कि वह किस स्थिति में है? रेस्ट में। यानी रेस्ट का मतलब है समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, और गति का मतलब है समय के साथ वस्तु के स्थिति में लगातार परिवर्तन होते रहना। एक वस्तु विराम में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समय के साथ उसके स्थिति में कोई परिवर्तन किसी संकेत बिंदु के सापेक्ष। और गति का मतलब है कि वस्तु का स्थिति समय के साथ क्या हो रहा है। तो गति क्या है, विराम क्या, इस बात को समझ गए? जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष या किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष अपने स्थिति में समय के साथ कोई बदलाव ना लाए तो उसे क्या कहिएगा? विराम। जब वस्तु समय के साथ संकेत बिंदु के सापेक्ष या रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष अपने स्थिति में बदलाव ला रहा है तो उसे क्या मानिएगा? तो गति क्या है, विराम क्या है? कोई दिक्कत? गति का मतलब है समय के साथ स्थिति में क्या होते रहना। विराम का मतलब है समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? रेस्ट और मोशन समझ गए दोस्तों? रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, समझ गए?
रेस्ट और मोशन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है रेफरेंस पॉइंट की। जैसे अभी हम पैर का एग्जांपल लिए, उसके सापेक्ष हम बताए। तो जब तक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लीजिएगा, हम रेस्ट और मोशन को ठीक तरह से क्लासिफाई कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कर ही नहीं सकते हैं। तो गति और विराम क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, गति का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। विज्ञान या भौतिकी का वह शाखा जिसमें गति के बारे में या विराम के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा दोस्तों? अब मैकेनिक्स के पुनः 3 पार्ट। मैकेनिक्स को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ऐसा शाखा, यानी कि यांत्रिकी का वह शाखा, मैकेनिक्स का वह शाखा जिसमें वस्तु जब रेस्ट में हो उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स में किन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है? रेस्ट वाली वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, मैकेनिक्स का दूसरा शाखा है काइनेमेटिक्स। दूसरा शाखा क्या है? काइनेमेटिक्स। किनेमिया, एक ग्रीक वर्ड किनेमिया से उत्पन्न हुआ है। और काइनेमेटिक्स में दोस्तों उस वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो किसमें है। और मैकेनिक्स का तीसरा शाखा है दोस्तों डायनामिक्स। तीसरा शाखा कौन है? डायनामिक्स, जिसमें गति उत्पन्न होने का कारण के बारे में पढ़ा जाता है। गति उत्पन्न होने का कारण पढ़ा जाता है कि अगर वस्तु में गति उत्पन्न हुआ है तो उसका कारण क्या है। तो गति उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन मैकेनिक्स के जिस शाखा में होता है उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डायनेमिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? विज्ञान या फिजिक्स या भौतिकी का वह शाखा जिसमें गति या फिर रेस्ट के बारे में पढ़ा जाता है या फिर रेस्ट या मोशन के बारे में पढ़ा जाता है, उस शाखा का नाम क्या है? मैकेनिक्स को पुनः कितने शाखाओं में बांटा गया है? 3, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत हम किन वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स के अंतर्गत किन बातों को? और डायनेमिक्स के अंतर्गत गति उत्पन्न होने का। और गति उत्पन्न का मूल कारण है दोस्तों बल। मूल कारण क्या है? बल। किसी वस्तु पर बल लगाने से ही गति उत्पन्न होती है। यानी आप कह सकते हैं कि डायनेमिक्स में मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ा जाता है? बल के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? कोई दिक्कत यहां पर? फिजिक्स या विज्ञान की वह शाखा जिसमें गति के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? लेकिन मैकेनिक्स को पुनः कितने शाखाओं में बांटा गया है? 3। ठीक है, रेस्ट वाली वस्तुओं का अध्ययन किस में होता है? स्टैटिक्स में। गति वाली वस्तुओं का अध्ययन, अब बल का अध्ययन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए यहां तक? अब आइए गति के प्रकार को पढ़ते हैं। गति बहुत ही कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। मोशन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रोसेस। आप 11th क्लास में अगर साइंस रखे होंगे वहां पर गति को काफी डिटेल में पढ़ा जाता है। गति को पूर्ण रूप से समझने के लिए कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और कैलकुलस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब हम गति को विस्तार तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम गति को पूरा विस्तृत रूप से समझे, इसके लिए कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और कैलकुलस जानना जरूरी होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट और कैलकुलस के सहायता से गति को विस्तार तरीके से समझा जाता है। फिलहाल हम गति के उन्हीं भागों का अध्ययन करेंगे इस क्लास में जहां पर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि गति के उस भाग को हम छोड़ देंगे दोस्तों जहां पर कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री का यूज होगा या जहां पर कैलकुलस का यूज करके समझा जाता है।
ठीक है। तो मूल रूप से गति का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ना कि गति के विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। आप विस्तृत अध्ययन किए होंगे जब 11th क्लास में होंगे, नहीं भी किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में उतना विस्तृत आपसे पूछने वाला नहीं है। जितना बता रहे हैं उतना आप समझिए और उसके आधार पर जो प्रश्न है उसको आप बनाते चलिए। तो कहिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। जब कोई वस्तु किसी संकेत बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है तो कहा जाता है, किस स्थिति में कहा जाता है? विराम में कहा जाता है, रेस्ट में कहा जाता है। यानी कि गतिशील वस्तु का सबसे मुख्य लक्षण यही है कि वह समय के साथ अपने स्थिति में क्या लाता है? बदलाव लाता है। विज्ञान की वह शाखा या मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें गति उत्पन्न होने के कारण अर्थात बल के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। आइए अब हम गति के प्रकार को पढ़ते हैं। वैसे नोट में कितने प्रकार की गति है, लेकिन हम आपको अलग टाइप से गति को पढ़ा रहे हैं। पहला है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी क्या? रैखिक गति। इसी के अंतर्गत ट्रांसलेटरी मोशन शामिल है। इसी गति के अंतर्गत क्या शामिल है? ट्रांसलेटरी मोशन शामिल है। नोट में से पहला ट्रांसलेटरी मोशन है, उसका मतलब सीधा जब कोई वस्तु सीधे मार्ग पर चलता है तो उसके गति को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं या स्थानांतरित गति कहते हैं। अब आइए लीनियर मोशन क्या है। जब कोई वस्तु सीधे मार्ग पर या फिर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर, जब कोई वस्तु सीधे मार्ग पर या टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गतिशील रहता है तब उसके गति को क्या माना जाता है? लीनियर मोशन कहता है। जब कोई वस्तु या तो सीधे मार्ग पर गतिशील हो, जब कोई वस्तु या तो सीधे मार्ग पर गतिशील हो या फिर टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गतिशील हो तो उसके गति को क्या कहा जाता है? रैखिक गति कहा जाता है। उसकी गति को क्या कहा जाता है दोस्तों? रैखिक गति कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे गांधी मैदान से मुसल्लमपुर हाट साइकिल से जा रहे हैं, आपके साइकिल किस प्रकार की गति का पालन करेगा? रैखिक गति। पटरियों पर ट्रेन की गति कैसी गति है? रैखिक गति। नेशनल हाईवे पर ट्रक बस की गति कैसी गति? रैखिक गति। तो रैखिक गति में कोई दिक्कत है? जब कोई वस्तु सीधे मार्ग पर चलता है तो भी उसके गति को क्या माना जाता है? रैखिक गति माना जाता है। जब कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलता है तो उसके भी गति को क्या माना जाता है? रैखिक गति माना जाता है। यानी कि रैखिक गति क्या है समझ चुके हैं ना? जब कोई वस्तु सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करे उसे क्या कहते हैं? लीनियर मोशन का ही एक पार्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। कौन मोशन? लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में वस्तु हमेशा किस पर रहता है? यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन भी एक तरह का क्या है? लीनियर मोशन है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों कि ट्रांसलेटरी मोशन में वस्तु को तब माना जाता है जब वस्तु केवल किस पर हो? स्ट्रेट लाइन पर। जैसे पटरियों पर ट्रेन की गति लीनियर मोशन के साथ साथ क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन मुसल्लमपुर हाट से गांधी मैदान आप जा रहे हैं वो लीनियर मोशन है, लेकिन वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना? यानी कि प्रत्येक ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर है, प्रत्येक ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन है, लेकिन प्रत्येक लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन। बात को समझे कि नहीं समझे? सभी ट्रांसलेटरी मोशन, सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है, लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति में तभी मानेंगे जब वस्तु किस मार्ग पर रहे?
तो सीधे मार्ग पर वो रैखिक गति के साथ साथ ट्रांसलेटिव मोशन भी होगा, लीनियर मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटिव मोशन भी होगा। लेकिन जब वो टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गमन करे तो ये लीनियर मोशन में तो होगा लेकिन ट्रांसलेटिव मोशन में कोई दिक्कत, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा टाइप पर आए, लीनियर मोशन को समझ गए, ट्रांसलेटिव मोशन को समझ गए। नोट्स में जो ट्रांसलेटिव मोशन का परिभाषा है उसको आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि बिंदु को मिलाने पर सीधी रेखा बने तो मतलब वस्तु सीधी रेखा पर चलेगा तो उसकी गति को आप क्या कहिएगा? दूसरा टाइप पर आ जाए, और दूसरा टाइप तो इससे भी आसान है। दूसरा सर्कुलर मोशन में नोट में नहीं है लेकिन आप समझिए। दूसरा गति का प्रकार वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब सीधे मार्ग पर चलता है तो लीनियर, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलता है तो भी लीनियर। लेकिन अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गमन करता है तो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गमन करता है या गति करता है तो वृत्ताकार मार्ग पर होने वाली गति को ही क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर होने वाली गति को ही क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्तीय गति कहते। ये तो अंडाकार हो गया, नहीं जी। वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को क्या कहते दोस्तों? वृत्तीय गति कहते। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं ना है। सीधे मार्गों पर होने वाली गति को लीनियर, सीधे मार्गों पर होने वाली गति को, टेढ़े मेढ़े मार्गों पर होने वाली गति को, वृत्ताकार मार्गों पर होने वाली गति को। अब आइए दोस्तों एक और गति को समझते हैं। और तीसरा जो गति है वो है रोटेशनल या रोटेटरी। रोटेशनल या रोटेटरी मोशन, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है इसको समझिए। वृत्तीय गति को आप समझ चुके हैं, किसे कहेंगे वृत्तीय गति? लगता है वोल्टेज बहुत ज्यादा है, चेक करिए नहीं तो उड़ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो जब वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब घूर्णन गति वृत्तीय गति से बहुत मेल खाता है, तो इसको आप समझने का कोशिश कीजिए कि रोटेशनल मोशन या रोटेशनल को दूसरा क्या कहते हैं? रोटेटरी कहते हैं, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। अब घूर्णन गति में भी वस्तु किस मार्ग पर गमन करता है? लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें वस्तु किसके चारों ओर घूमते रहता है? एक्सिस के चारों ओर। जब वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करे तो उसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करे, जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? घूर्णन गति कहते। जब कोई वस्तु एक्सिस के चारों ओर, किसी अक्ष के चारों ओर कौन गति करे? वृत्तीय गति करे, यानी गोलाकार घूमे, तो उस गति को क्या कहते हैं? जैसे आपके क्लासरूम में पंखा है, पंखा देख रहे वृत्तीय मार्ग पर न घूम रहा है, लेकिन उस पंखा के बीच में क्या है? एक्सिस है। क्या है दोस्तों? एक्सिस है। एक्सिस है। तो घूर्णन गति में घूर्णन गति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर घूमते रहता है। जैसे कि पहिए की गति कैसी गति? घूर्णन गति। पहिए की गति कैसी गति? केवाड़ की गति कैसी गति? केवाड़, जो गेट का केवाड़ होता है उसको भी आप खोलाइए, केवाड़ भी वृत्तीय मार्ग का ही गमन करता है। केवाड़ भी किस मार्ग का गमन करता है?
लेकिन उसमें कब्जा जो है उसका एक्सिस है, उसी के न चारों ओर घूमेगा। तो घूर्णन गति क्या है समझे, जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर कौन गति करे, ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करे, जब कोई वस्तु एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करे, तो वैसी वृत्तीय गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। वैसी वृत्तीय गति को हम क्या कहते हैं, क्लियर हो गया। ध्यान दिए, घूर्णन गति और वृत्तीय गति में मुख्य अंतर क्या है समझे, कि घूर्णन गति में एक्सिस है, वृत्तीय गति में एक्सिस, और समानता क्या है वृत्तीय गति में और घूर्णन गति में, आप समझे। घूर्णन गति में भी वस्तु का मार्ग क्या रहता है, वृत्तीय, और वृत्तीय गति में भी वस्तु का मार्ग क्या रहता है, वृत्तीय। यानी कि जितने भी घूर्णन गति है, जितने भी घूर्णन गति है वह वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति, ध्यान दे बात को, सभी प्रकार की घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति, वही वृत्तीय गति घूर्णन गति होगा जिसमें वस्तु किसके चारों ओर घूमेगा, एक्सिस के चारों ओर होगा। समझ रहे ना, गति बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और एक साथ वस्तु कोई एक गति में नहीं, एक ही समय में वस्तु एक से अधिक गतियों में गतिशील रह सकता है। ध्यान देखिए दोस्तों, गति के कई प्रकार हैं, 2-3 प्रकार तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो एक ही समय में वस्तु एक ही प्रकार की गति करेगी, ये नहीं हो सकता। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक ही समय वस्तु एक गति भी कर सकता है, या एक ही समय वस्तु एक से अधिक गति भी कर सकता है। उदाहरण के लिए जो घूर्णन गति कर रहा है वो वृत्तीय गति भी कर रहा है, जो ट्रांसलेटरी मोशन में है वो लीनियर मोशन में भी है। तो जरूरी नहीं है कि किसी एक खास समय में वस्तु एक ही प्रकार के गति करे। हो सकता है एक ही समय अंतराल में, एक ही समय में वस्तु एक से गतियों में रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण आप समझ गए हैं कि घूर्णन करने वाली वस्तु हर क्षण घूर्णन गति करने के साथ साथ वे वृत्तीय गति भी कर रहे हैं। कोई दिक्कत, समझ गए। सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में अंतर समझिए। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर समझे। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है उसके गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करे, यानी कि घूर्णन गति में एक्सिस है, वृत्तीय गति में एक्सिस, सभी घूर्णन गतियां वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गतियां घूर्णन गति। उदाहरण के लिए कोई कार एक मोड़ पर मोड़ ले रहा है, वह वृत्तीय गति में आ गया है, लेकिन वह घूर्णन नहीं है। लेकिन एक पंखा की गति घूर्णन गति के साथ साथ कौन गति है, वृत्तीय गति। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति वृत्तीय गति है, लेकिन वह घूर्णन गति नहीं है। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। लीनियर मोशन समझिए, ट्रांसलेटरी मोशन समझिए, सर्कुलर मोशन समझिए, रोटेशनल मोशन समझिए। कोई दिक्कत है इसमें? चारों प्रकार के गति को समझ गए ना। एक बार पुनः समझिए, सीधे मार्गों पर जब वस्तु गति करती है तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। सीधे मार्गों पर गति को लीनियर मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। टेढ़े मेढ़े मार्गों पर होने वाले गति को लीनियर मोशन कहते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े मार्गों पर होने वाली गति को ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहते। वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर गति वृत्तीय गति करे तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अब आइए, अगर समझ गए तो बताइए, क्या सभी लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल वही लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी होगा जब वस्तु सीधे मार्गों पर चले। क्या सभी रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन है? बिल्कुल है, क्योंकि जब भी रोटेशनल होगा तो वस्तु एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति ही करेगा।
क्या सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति है? क्या सभी सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन है? नहीं है। कोई दिक्कत? क्या वस्तु एक ही समय एक से अधिक गति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आइए अगला गति है अगला है ओसिलेटिव मोशन। न है तो बता रहे हैं न। अब नोट में जितना चीज है उतने बताए, आप समझिए, ठीक है। हमारे क्लास में तो कोई टेंशन नहीं, आराम से देह को फ्री छोड़ दीजिए, समझते रहिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना जो बता रहे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर जाना है। आइए दोस्तों, दोलन गति, ऑसिलेटिव मोशन। दोलन गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे, आगे पीछे, या फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे है। नहीं समझ रहे हैं कि बहुत समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे ऊपर, ये आगे पीछे ऊपर नीचे गति को ही क्या कहते हैं? दोलन। यानी दोलन गति की विशेषता है कि वस्तु एकदम बार बार आगा पीछा, आगा पीछा, आगा पीछा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा कर रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? दोलन गति। सिलाई मशीन के सुई को देखे हैं, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा करते रहता है ना, उस गति को हम क्या कहेंगे? अब बाबू नौकरी का सवाल है, हंस रहे हैं। तो दोलन गति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें वस्तु बार बार या तो आगा पीछा करते रहता है, या पेंडुलम घड़ी देखे हैं, उसका पेंडुलम क्या करते रहता है? आगा पीछा, आगा पीछा, आगा पीछे। सिलाई मशीन के सुई को देखे हैं, जब सिलाई मशीन चलता है उसका सुई ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो जब कोई वस्तु क्या हुआ? जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहे तो उस गति को क्या करते हैं? दोलन गति करते। झूला देखे, झूला भी क्या करते रहता है? आगा पीछा करते रहता है। झूले की गति कौन सी गति? सिलाई मशीन की सुई गति कौन सी गति? घड़ी के पेंडुलम की गति कौन सी गति? तो दोलन गति का मुख्य लक्षण है, इसमें वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगा पीछा, ऊपर नीचा, आगा पीछा, ऊपर नीचा। क्लियर हो गया? दोलन गति को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? आए ध्यान दीजिए। अगला जो गति है पेरियोडिक मोशन, आवर्त गति। ध्यान रखिएगा, आवर्त गति दोलन गति से बहुत मेल खाता है। जिस तरह घूर्णन और वृत्तीय गति में समानता है, उसी तरह दोलन और आवर्त गति में समानता है। तो आइए अब दोलन गति को समझते हैं। इससे पहले आवर्त काल लिख दिया है, आवर्त गति, सॉरी, आवर्त
आवर्त गति को हम समझे, इसके लिए दोलन गति को समझ लेना बहुत जरूरी था, और हमको लगता है दोलन गति आप समझ चुके हैं। समझ चुके हैं ना। दोलन गति में, ऑसिलेटिव मोशन में सिर्फ दो ही चीज याद रखना है, आगा पीछा ऊपर। दोहराती रहती है, दोहराती रहती है, तो उस तरह के गति को ही क्या कहते हैं? यानी आवर्त गति में तीन चीज फिक्स है कि रास्ता नहीं बदलनी चाहिए, समय क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, और उस निश्चित समय में वस्तु गति क्या होनी चाहिए? दोहरानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहां से घर 2 मिनट में घर गए, फिर 2 मिनट से घर से कोचिंग आए, फिर अगला 2 मिनट में फिर घर पर चल गए, फिर अगला 2 मिनट में फिर कोचिंग आ गए, फिर अगला 2 मिनट में फिर घर चले गए, फिर 2 मिनट में कोचिंग आ गए। आप कौन गति करने लगे? आप लीनियर मोशन में है। लेकिन ये तीन चीज कांस्टेंट हो गया, तो आप लीनियर मोशन के साथ साथ कौन गति आ गए? आवर्त गति आ गई। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहराते रहे, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जितनी भी दोलन गतियां हैं, सभी के सभी दोलन गति आवर्त गति भी होता है, क्योंकि दोलन गति में भी पथ क्या रहता है? समय अंतराल क्या रहता है? गति बार बार क्या होते रहती है? तो सभी प्रकार के दोलन गति आवर्त गति है। सभी प्रकार की दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति वृत्तीय गति है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति वृत्तीय गति होने के साथ साथ कौन है? क्योंकि पृथ्वी जिस पथ पर घूम रहा है वह पथ क्या है? निश्चित है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पथ बदल लेती है। समय अंतराल निश्चित है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा हो जाएगा, फिर 365 दिन में एक चक्कर पूरा होगा, यानी बार बार 365 दिन के बाद यानी कि अपने गति को वो क्या करती रहती है। तो पृथ्वी की गति वृत्तीय गति होने के साथ साथ क्या है? लेकिन पृथ्वी की गति आवर्त गति है, लेकिन वो दोलन गति, क्योंकि दोलन गति तब होगा जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु का आगा पीछा या ऊपर नीचा करेगा। यानी कि आवर्त गति में वो बिंदु नहीं है जो दोलन गति में था। यानी सभी दोलन गतियां आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति के साथ साथ आवर्त गति भी है, लेकिन पृथ्वी की गति केवल आवर्त गति है, दोलन गति। क्योंकि पृथ्वी की गति दो आवर्त गति की ये तीनों शर्तों को पूरा करता है, लेकिन पृथ्वी किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे करता है, नहीं करता है। तो सभी दोलन गतियां आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। क्लियर हुआ? समझ गए? आप मान लीजिए यहां साइकिल से मुसल्लापुर हाट गए 5 मिनट में, फिर 5 मिनट में मुसल्लापुर हाट से कोचिंग आ गए, फिर 5 मिनट में मुसल्लापुर हाट, फिर 5 मिनट में कोचिंग। अगर इस तरह से बार बार आप गति को दोहरा रहे हैं और पथ को नहीं बदल रहे हैं, तो आप कौन गति में आ गए? यानी कोई भी लीनियर मोशन करने वाला भी कौन गति कर सकता है? वृत्तीय गति भी करने वाला कौन गति कर सकता है? घूर्णन गति भी करने वाला कौन गति कर सकता है? बस आवर्त गति में कितने शर्तों को पूरा करना है? कौन कौन शर्त? क्लियर है दोस्तों? समझ गए? सभी आवर्त गति दोलन गति है, लेकिन सभी दोलन गति आवर्त गति गलत। ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। सभी दोलन गति आवर्त गति, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। दोलन गति का मतलब बिंदु के आगे पीछे या ऊपर। जब किसी बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे होता है तो वह तीनों शर्तों को पूरा कर देता है। जब कोई वस्तु दोलन गति करता है तो वह तीनों शर्तों को पूरा करने के कारण वह कौन गति में आ जाता है? लेकिन आवर्त गति में ये तीन शर्त पूरा हो लेकिन बिंदु ना हो, तो तब वो केवल आवर्त गति होगा, दोलन गति।
जैसे पृथ्वी की गति केवल आवर्त गति है, दोलन गति, लेकिन सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति है और साथ साथ कौन गति है? आवर्त गति। एक होता है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको समझने के लिए एक स्पेशल बातचीत नहीं, एक स्पेशल चैप्टर ही बना हुआ है जहां हम सिंपल हार्मोनिक को समझेंगे। फिलहाल आप इतना गति को ही समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है? क्या ये कोई दिक्कत है? नहीं ना है? हाँ हाँ, पृथ्वी की गति दोलन गति नहीं है, क्योंकि पृथ्वी किसी बिंदु का आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा है। क्या? हाँ, नहीं नहीं, वो आगे पीछे नहीं है, वो वृत्तीय गति है। ठीक है, पृथ्वी की गति आगे पीछे ऊपर नीचे वाला नहीं है। बात समझिए, पृथ्वी की गति आगे पीछे ऊपर नीचे वाला नहीं है। पृथ्वी की गति एक वृत्तीय गति है, लेकिन आवर्त गति के तीनों शर्तों को पूरा करने के कारण वृत्तीय गति के साथ साथ पृथ्वी कौन सी गति कर रहा है? आवर्त गति कर रहा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार पुनः समझिए, सभी ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर है, लेकिन सभी लीनियर ट्रांसलेटरी। क्लियर? दूसरा बात समझिए, सभी रोटेशनल मोशन सर्कुलर है, लेकिन सभी सर्कुलर रोटेशनल नहीं है। उसके बाद सुनिए, सभी ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक है, लेकिन सभी पेरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। अब हिंदी में भी समझ लीजिए, सभी स्थानांतरित गति रैखिक गति है, लेकिन सभी रैखिक गति स्थानांतरित गति नहीं है। सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति। सभी दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। कोई दिक्कत? जब वस्तु सीधे मार्ग पर चले तो उस गति को रैखिक गति भी कहते हैं, स्थानांतरित गति कहते हैं, लेकिन जब वस्तु टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चले तो उसे केवल रैखिक गति कहेंगे, स्थानांतरित गति नहीं कहेंगे। जब वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि वस्तु घूर्णन गति में किसी एक्सिस के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है। दोलन गति में किसी वस्तु किसी बिंदु के, किसी पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे लगातार करता रहे तो उसके गति को हम दोलन गति कहते हैं। आवर्त गति तीन शर्तों के पूरा होने के बाद होता है, और आवर्त गति में वे तीन शर्तें कौन कौन है? पथ निश्चित होनी चाहिए, समय अंतराल निश्चित होनी चाहिए, और गति बार बार दोहरानी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? मोशन और रेस्ट समझ गए, गति के प्रमुख प्रकार समझ गए, और गति बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। वस्तु एक ही समय में एक से अधिक प्रकार के गति में रह सकता है। आप देखें कि सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति के साथ साथ आवर्त गति भी है। पृथ्वी की गति वृत्तीय गति के साथ साथ दोलन गति भी है। पंखे के ब्लेड की गति घूर्णन गति के साथ साथ वृत्तीय गति भी है। यानी वस्तु एक समय अंतराल में एक गति भी कर सकता है, या वस्तु एक ही समय अंतराल में एक से अधिक गति भी कर सकता है। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों? नहीं ना? और भी गति के कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रक्षेप गति क्या है, सरल आवर्त गति क्या है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो इस प्रकार के मोशन को समझने के लिए चैप्टर बना हुआ है, तो उस चैप्टर में हम जाएंगे, वहीं पर उसको हम समझेंगे। फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों,
अब समझना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और यानी कि दूरी और विस्थापन। आइए इसको समझते हैं। क्या हुआ, बहुत हंसी आ रहा है? आए पार्टी है रात में क्या? बहुत का हंसी बर्दाश्त नहीं होता है। रात में पार्टी वार्टी कर रहे हैं क्या हो? आइए दोस्तों, बर्थडे सब नौकरी हो जाएगा तब बर्थडे मनाइएगा, ठीक है? ये झूठ मूठ करी कहां से आ गया केक लाओ केक काटो। अरे खाना जाके केक खरीद लो, ये नहीं बर्थडे मनाएंगे तभी केक खाएंगे। ये सब फालतू, हमको तो एकदम बकवास लगता है। आइए दोस्तों, शहरीकरण एक बीमारी की तरह है। शहरीकरण सुविधा बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए दोस्तों एकदम पराये पर दीजिए। यह नहीं कि पटना आ गए हैं पूरी तरह शहरीकरण के चपेट में आप आ जाए। आइए दोस्तों, दो चीज को समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में हम अपने आम जिंदगी में हमेशा दूरी शब्द का ही प्रयोग करते। हमने अपने डेली लाइफ में कभी भी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का यूज नहीं करते। आप भी देखे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट आप तभी उपयोग करते होंगे जब आप फिजिक्स पढ़ते होंगे। यानी कि इन दो शब्दों में हमारे दैनिक जीवन में केवल एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है, और वो कौन है? डिस्टेंस। आप कभी भी अपने दैनिक जीवन या बोलचाल की भाषा में डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं कि सोनू आज 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करके आए हैं, ऐसा कभी बोले हैं? यानी कि ये दो शब्द में हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला शब्द केवल कौन है? दूरी। यानी कि विस्थापन की अवधारणा केवल तब आती है, विस्थापन का कॉन्सेप्ट केवल तब समझना पड़ता है जब हम फिजिक्स को पढ़ना चालू करते हैं। बाकी हम इसे अपने डेली लाइफ में कभी यूज नहीं करते। तो फिलहाल आइए समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस को पहले समझते हैं, और डिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले मोशन को समझना जरूरी है। और यह आप समझ चुके हैं कि मोशन क्या है, कितने प्रकार के होते वो भी हम आपको समझाएं। अब अगर कोई वस्तु मोशन में है, तो जब भी मोशन में है तो इसका मतलब है कि वे रास्ते की कुछ लंबाई तय करेगा। अगर वस्तु मोशन में है तो श्योर है कि आप अगर मोशन में है तो रास्ते की कुछ लंबाई तय होगी कि नहीं होगी? ऐसा तो है नहीं कि एकदम जगह पर खड़ा है मोशन में है, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि इससे पहले हम आपको रेस्ट भी समझाए कि मोशन का मतलब होता है समय के साथ स्थिति में बदलाव होना। जैसे समय के साथ स्थिति में बदलाव होगा, ये 100% श्योर है कि रास्ते की कुछ ना कुछ लंबाई तय होगी। रास्ते की कुछ ना कुछ लंबाई तय होगी। तो जब वस्तु गति करती है तो उस गति के दौरान रास्ते की कुछ लंबाई तय करती है, और गति के दौरान वस्तु रास्ते की जो लंबाई तय करती है उसे ही डिस्टेंस कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। वैसे दूरी समझाने का चीज नहीं, आप समझ रहे हैं कि दूरी क्या है। फिर भी पारिभाषिक शब्द है, परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो इसको पारिभाषिक तौर पर हमें याद रखना है। हम जान गए हैं कि समय के साथ जब वस्तु अपने स्थिति में बदलाव करता है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। तो गति का मतलब है समय के साथ स्थिति में बदलाव, और अगर समय के साथ स्थिति में बदलाव होगा,
अगर समय के साथ स्थिति में बदलाव होगा तो निश्चित ही रास्ते की कुछ लंबाई तय होगी, और जब रास्ते की जो लंबाई तय होती है उसे ही क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है, दूरी कहा जाता है, जिसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। लेकिन मीटर इतना छोटा है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में कभी यूज नहीं होता है। हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला कौन है? किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर है। लेकिन दूरी का एसआई मात्रक मीटर काफी छोटा होने के कारण दैनिक जीवन में हम उपयोग में नहीं लाते हैं। उपयोग में हम दूरी मापने के लिए किसको लाते हैं? यानी आप कह सकते हैं कि दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, लेकिन दूरी का प्रचलित मात्रक क्या है? किलोमीटर है। गाड़ी में भी दूरी को जो दिखाया जाता है किसमें दिखाया जाता है? किलोमीटर में दिखाया जाता है। कोई दिक्कत? हज दूरी में कोई दिक्कत? आइए डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। आइए अब डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि गति प्रारंभ किस बिंदु से हुआ है। गति प्रारंभ कहां से हुआ है, और उसके बाद हमें यह भी जानना पड़ेगा कि गति अंत, या आप इसके जगह समाप्त भी लिख सकते हैं, समाप्त कहां पर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अगर जानना है तो हमें कितने चीजों को जान लेना पहले जरूरी है, और वो दो चीज क्या क्या है? आप डिस्प्लेसमेंट तभी जान पाएंगे जब आप ये जानते हैं कि गति प्रारंभ कौन से हुआ और गति समाप्त कौन से हुआ है। अगर ये दोनों बिंदु हमें मालूम नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जानना संभव नहीं है। अगर ये दोनों बिंदु हमें मालूम नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट समझना संभव है। तो डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए सबसे पहले यह पता करना जरूरी है दोस्तों कि गति प्रारंभ कहां से हुआ है और गति, बिना इन दोनों पॉइंट को, बिना इन दोनों बिंदु को क्लासिफाई किए बिना डिस्प्लेसमेंट को जाना ही नहीं जा सकता। तो डिस्प्लेसमेंट जानना है तो जानिए पहले दो बिंदु को, और हम जान गए हैं। मान लीजिए कि यहां से गति प्रारंभ हुआ है और यहां से गति अंत हुआ। तो वस्तु की गति की प्रारंभिक बिंदु, वस्तु के गति की प्रारंभिक बिंदु और वस्तु के गति के अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे डिस्टेंस को, बीच के सबसे छोटे डिस्टेंस को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन भी दूरी है, लेकिन वह दूरी है, विस्थापन वह दूरी है जो गति के प्रारंभिक बिंदु और गति के अंतिम बिंदु को मिलाता है, और उसमें भी वो सबसे छोटी दूरी है। मान लीजिए कि एक वस्तु यहां से गति प्रारंभ किया है और यहां से गति प्रारंभ करके, यहां से गति प्रारंभ करके यहां आया है, यहां से गति प्रारंभ करके यहां गया है, यहां से गति प्रारंभ करके यहां गया, और ये अंत में है, ये अंत बिंदु है। तो ये कौन मोशन में है? टेढ़े मेढ़े मार्ग यानी लीनियर मोशन में है। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनके बीच की सबसे छोटी दूरी यही होगा। ये दूरी इसका क्या हो गया है? विस्थापन हो गया। तो विस्थापन क्या है समझे? विस्थापन जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जान लेना जरूरी है? कि वस्तु गति कहां से प्रारंभ किया है और कहां पर। इन दोनों बिंदु को अगर हम जान ले तो तब उन दोनों बिंदुओं के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे।
वस्तु के गति के प्रारंभिक बिंदु और वस्तु के गति के अंत बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि विस्थापन समझ के कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर ही है, डिस्प्लेसमेंट का भी SI मात्रक क्या है? मीटर ही है। डिस्प्लेसमेंट का भी SI मात्रक क्या है? मीटर। अब आप ध्यान दीजिए कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट दूरी के बराबर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट दूरी से कम भी हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बराबर नहीं, दूरी से बड़ा नहीं है, नहीं हो सकता। ध्यान दिए बात को। एक वस्तु का विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, एक वस्तु का विस्थापन दूरी से कम भी हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। क्या? हाँ, जीरो भी हो सकता है। आ रहे हैं, जीरो भी हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है। हाँ, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। कहिए, कोई प्रश्न है क्या? कहिए। अभी आ रहे हैं चारों, पहले समझिए नहीं, 4 नंबर पर है ना। आइए, अरे हल्ला मत करिए, आइए एक एक करके समझेंगे। अब विस्थापन ऐसे नहीं, आपको हम बोले कि मोशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर मोशन को विस्तार में समझना है तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस का ज्ञान होना अति। बिना कोऑर्डिनेट और कैलकुलस का ज्ञान हुए बिना हम गति को विस्तार से समझ नहीं सकते। विस्थापन न सिर्फ शून्य होता है बल्कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो जाता है, लेकिन ऋणात्मक की अवधारणा तब होगी जब हम मोशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेकर पढ़े। अब आइए दोस्तों, विस्थापन दूरी के बराबर तब होगा जब वस्तु एकदम किस मार्ग पर चले? सीधे मार्ग पर चले। एक वस्तु अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक वस्तु बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर चलता है, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन दूरी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया कि एक व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी 150 मीटर है तथा विस्थापन भी 150 मीटर है। इसका मतलब वो जिस मार्ग पर चला है वह मार्ग कैसा है? सीधा है। एक ही ये स्थिति है जब वस्तु का विस्थापन और दूरी क्या होगा? बराबर होगा, और कोई भी स्थितियां नहीं है। तो जब वस्तु सीधे मार्ग पर चलेगा तो अंत बिंदु, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी यही न होगा, इसके अलावे सबसे छोटी दूरी कोई हो सकती है। तो एक वस्तु का विस्थापन और दूरी किस स्थिति में बराबर होगा दोस्तों? जब वह किस मार्ग पर गमन करेगा? क्या सीधे मार्ग के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग पर गमन करने के अलावे उसका विस्थापन दूरी समान हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा अगर तय की गई दूरी और तय किया गया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बराबर है, तो इसका एक ही मतलब है कि मार्ग उसका क्या था? सीधा था। मार्ग उसका क्या था? सीधा था। जैसे ही दोस्तों सीधी रेखा को छोड़ करके, पहली स्थिति आप समझ चुके हैं ना, पहली स्थिति आप समझ चुके हैं कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दूरी के बराबर होगा। इसका मतलब मार्ग क्या है? इसका मतलब मार्ग सीधा है। क्या अन्य कोई मार्ग हो सकता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाए? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव है यह।
एक व्यक्ति पटना के बस स्टैंड से अपने घर गया और घर जाने के बाद देखता है कि उनके द्वारा तय किया गया दूरी और विस्थापन समान है, तो इसका मतलब है कि जिस मार्ग पर वो चला वो मार्ग कैसा है? बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट है। बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट है। तो क्या विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है? किस स्थिति में हो सकता है? क्या सीधी रेखा के अतिरिक्त स्ट्रेट मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प है जब विस्थापन दूरी के बराबर होगा? नहीं बराबर। आइए दूसरा स्थिति को हम समझते हैं। दूसरी स्थिति है कि विस्थापन दूरी से कम भी हो सकता है। विस्थापन दूरी से कम भी हो सकता है, और ऐसा तब होगा जब वस्तु सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चले। ठीक है, टेढ़े मेढ़े मार्ग, या इसको और शुद्ध में कहते हैं वक्र मार्ग। क्या कहते हैं? वक्र मार्ग, कवर्ड एरिया। तो वक्र मार्ग यानी कि कवर्ड पाथ, वक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कवर्ड पाथ। तो जब वस्तु सीधी रेखा पर न चलकर अन्य किसी मार्ग पर चलती है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा दूरी विस्थापन से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में विस्थापन हमेशा दूरी से कम होती है। तो अगर विस्थापन दूरी के बराबर है तो मार्ग बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट है। अगर विस्थापन दूरी के बराबर है तो मार्ग बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट है। और अगर विस्थापन दूरी से कम है तो इसका मतलब है मार्ग सीधा नहीं है, मार्ग कैसा है? वक्र। सीधे मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग होगा, वैसी स्थिति में विस्थापन निश्चित ही दूरी से क्या होगा? कम होगा। वैसी स्थिति में निश्चित ही विस्थापन दूरी से क्या होगा? कम होगा। तीसरी स्थिति है कि क्या विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। यानी कि विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक है, यह असंभव है। ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती है। उसके बाद विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल वही हम भी बोल रहे हैं, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। और विस्थापन शून्य कब हो सकता है? जब वस्तु जहां से गति प्रारंभ करे, जब वस्तु जहां से गति प्रारंभ करे वहीं पर घूम फिर के आकर के अंत भी कर दे। वहीं पर, यानी कि जब गति प्रारंभ करने की बिंदु और गति अंत करने का बिंदु एक ही जगह पर है, तब ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई वस्तु, जब कोई बॉडी जहां से गति प्रारंभ करता है अंत में वहीं पर पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्योंकि हम विस्थापन को शुरुआत में पढ़े कि विस्थापन गति के प्रारंभिक और अंत बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी है। अब जब प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु एक ही जगह पर है, प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु एक ही जगह पर है, तो निश्चित तौर पर उनके बीच का दूरी 0 हो जाएगा, यानी सबसे छोटी दूरी 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? एक बस पटना से रांची के लिए खुला और शाम तक उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 है, तो बस कहां पर है? कहां पर है? पटना में है। इस तरह से घुमा फिरा कर पूछता है प्रश्न।
एक बस सुबह पटना से रांची के लिए खुला और शाम के वक्त बस के द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट शून्य है, तो बस कहां पर है? पटने में है, क्योंकि अब वो पटना आ गया है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? 0 हो गया। राम अपने घर से मुसल्लपुर हाट के लिए निकला और 3 घंटे के बाद उनके द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य है, तो राम कहाँ है? हाट में या घर में? घर में ही है। क्लियर हो गया ना? इस तरह का घुमा घुमा कर सवाल पूछता है दोस्तों। और 5वीं परिस्थिति है कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। दूरी तो शून्य ही नहीं होगा, ऋणात्मक की बात तो छोड़िए, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन ऋणात्मक की अवधारणा तब होती है जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर गति को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इसमें विस्तार में मत जाइए, लेकिन इतना पता रखिए कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन के बीच कितने प्रकार का संबंध बना? 5 प्रकार का। क्लियर है? एक बार पुनः देख लीजिए। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन 0 दूरी शून्य नहीं हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक, वैसे दूरी शून्य नहीं सकता है तो ऋणात्मक कहां से होगा? क्लियर है? अब कहिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से किसी भी तरह का प्रश्न घुमा फिरा कर पूछेगा, आप जवाब दीजिएगा नहीं। क्या विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है? अगर एक व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन दूरी में दूरी विस्थापन से अधिक है, दूरी विस्थापन से अधिक है, तो मार्ग कैसा? सीधा या वक्र? क्या होगा? वक्र होगा। क्या होगा? वक्र होगा। क्या होगा दोस्तों? वक्र होगा। अगर दूरी अधिक है तो मार्ग वक्र, विस्थापन दूरी बराबर है तो मार्ग, विस्थापन 0 है तो जहां से गया था वहीं पर आ गया है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है लेकिन दूरी ऋणात्मक, वस्तुतः दूरी शून्य ही नहीं हो सकता तो ऋणात्मक हम कैसे कह सकते? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? गति को समझे। हाँ, वास्तविकता क्या है समझे? वास्तविकता यह है कि कोई भी रेस्ट में नहीं। आइए दोस्तों, इससे पहले के चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटी की अवधारणाओं को समझे थे। यानी कि किसको समझे थे? भौतिक राशि को। इससे पहले हम भौतिक राशि को समझे थे, यानी कि पहले चैप्टर में क्या हुआ? आंख में हाँ कीड़ा चला गया क्या? ड्रॉप आउट है कोचिंग पर? अरे हल्ला मत करिए। आइए दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि क्या है ये हम समझ चुके हैं। भौतिक राशि क्या है हम समझ चुके हैं, और समझ ये चुके हैं कि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। बातचीत मत करिए, बातचीत मत करिए। भौतिक राशि का परिभाषा सबसे सटीक हम यही दिए थे कि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से क्या कर सके? मापा सके, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब देखिए, लगभग सभी भौतिक राशि को प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मापने का अर्थ यह हुआ कि उसको मापने के लिए हमारे पास यूनिट अवेलेबल है।
जैसे द्रव्यमान को मापने के लिए केजी है, यानी द्रव्यमान का मापन प्रत्यक्ष तरीके से हो चुका है। लेकिन एक भौतिक राशि है विकृति, स्ट्रेन, उसके मापने के लिए हमारे पास कोई यूनिट, तो उसे हम देखते हैं कि पहले के तुलना में कितना अधिक विकृति हुआ है, अब पहले के तुलना में कितना कम, यानी कि उसे अप्रत्यक्ष यानी पहले से तुलना करके देखते हैं कि विकृति अधिक हुआ है या कम हुआ है। विकृति अधिक हुआ है कम हुआ है, ये भी एक तरह से क्या है, मापने का ही प्रोसेस है। यानी विकृति को हम प्रत्यक्ष तरीके से तो नहीं माप सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से माप सकते हैं, इसलिए विकृति भी भौतिक राशि। अब फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि है, फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि है उसे दो भागों में बांटा जाता है। एक वेक्टर यानी क्या, सदिश, और दूसरा स्केलर यानी क्या, अदिश राशि। ठीक है, तो जितने भी भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहते, इसमें कोई दिक्कत, भौतिक राशि किसे कहते, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब सभी भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है, सदिश और सदिश ऐसी भौतिक राशि है जिसको समझने के लिए परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए दूरी एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि दूरी को समझने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो पढ़े हैं वो क्या है, सदिश राशि है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप तब समझ सकते हैं जब अंत बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को आप समझ रहे हैं, और अंत बिंदु प्रारंभिक बिंदु समझने के लिए आपको किसका ज्ञान होना जरूरी है, दिशा का ज्ञान होना। यानी कि विस्थापन को पूरी तरह से समझने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत है। विस्थापन क्या है एक, लेकिन दूरी अदिश राशि वैसी राशि है जिसमें केवल और क्या हो, परिमाण हो, यानी अदिश राशि को समझने के लिए दिशा का ज्ञान होना कोई जरूरी। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में केवल क्या होता है, असदिश राशि में क्या क्या होता है, विस्थापन कैसी भौतिक राशि है, अधूरी, विस्थापन कैसी है, अधूरी। क्लियर है। अब जैसे जैसे हम भौतिक राशि को पढ़ते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे कौन सदिश है कौन। अभी दो भौतिक राशि के बारे में पढ़े ना, दूरी और विस्थापन क्लियर हो चुका है, कौन सदिश है कौन अदिश है। दूरी कैसी भौतिक राशि है, अदिश। विस्थापन कैसी भौतिक, दूरी कैसी राशि है, विस्थापन। क्लियर हो गया, समझे जितना बताए। आगे बढ़े कि स्टॉप मार दे, सब अरे हल्ला मत करिए, किताब सब समेट लेता, हड़बड़ा जाते आप बच्चों की तरह। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं पर स्टॉप मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लास आइए तो इस व्यू से आइए कि 2 घंटे का क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। आशा करते हैं केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स भी पूरी तरह से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं। ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत है, रुक गया था क्या, ले रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।